रंगनाथपुर नाम के एक गांव में सरोजा नाम की एक औरत रहती थी। सरोजा के 2 बच्चे थे, कीर्ति और बालू। चूंकि सरोजा अकेली थी, वो कड़ी मेहनत कर अपने दोनों बच्चों को पालती थी। सरोजा के बच्चे भी उसके काम में उसका हाथ बटाया करते थे। माँ, तुम अकेली हर रोज इतनी मेहनत करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। माँ, अगर हम भी तुम्हारे साथ काम पर चले तो थोड़े और पैसे कमा पाएंगे ना? मेरे कर्म ही ऐसे फूटे हैं, क्या पता मुझे तुमसे भी काम करवाना पड़े। देखते हैं क्या होगा। उदास होकर माँ चली गई। उस दिन से कीर्ति और बालू हर रोज कहीं न कहीं अपने लिए काम ढूंढने निकल जाते। और फिर एक दिन कीर्ति को किसी छोटे बच्चे की देखभाल करने का काम मिला। कीर्ति बड़ी खुश होकर अपनी माँ के पास गई और उससे कहा, माँ, मुझे एक काम मिला है। वो अपने गांव में राजेश और चंद्रिका नाम के डॉक्टर पति पत्नी रहते हैं ना। उन्होंने कहा कि हर रोज उन्हें 3 घंटे के लिए गांव भर में काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। कहा है कि जिस समय वो बाहर काम से निकले तब मैं उनके बेटे को संभालूंगी तो वो मुझे बदले में पैसे देंगे। अच्छा काम है ना माँ, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं। मना मत करो माँ। ठीक है, तो क्या उन्होंने कल से आने के लिए कहा है? चली जाना। कीर्ति की बात सुन बालू सोच में पड़ गया। दीदी को तो काम मिल गया, मुझे ही कोई काम नहीं मिला है। अगर मुझे भी कहीं काम मिलता तो कितना अच्छा होता। ढेर सारे पैसे कमाकर आराम से रह पाते। ऐसे बालू मन ही मन सोचने लगा। अगले दिन काम पर निकली अपनी माँ सरोजा के लिए बालू घर से खाने का डिब्बा लेकर गया। पर खेती पर पहुंचकर देखा तो लक्ष्मी नाम की एक औरत खटिए पर लेटी सरोजा को हवा दे रही थी। बालू ने जैसे ही ये देखा वो पहले तो घबराया। वो जल्द ही अपनी माँ के पास गया। क्या हुआ मेरी माँ को? बताओ ना, क्या हुआ मेरी माँ को? इस समय ये यहाँ पर क्यों लेटी है और आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बताओ ना, क्या हुआ मेरी माँ को? आप कुछ कहती क्यों नहीं? बताओ ना। क्या पता इसे क्या हुआ है, ठीक से काम कर ही रही थी कि अचानक उल्टियाँ करने लगी और फिर देखो ऐसे बेहोश हो गई। ये सुन बालू को कीर्ति जिन डॉक्टर के पास काम कर रही थी उनकी याद आई। उसने तुरंत लक्ष्मी की सहायता ली और अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास निकल पड़ा। बालू को उनके घर पर आया हुआ देख कीर्ति घबरा कर उसके पास गई। भाई, क्या हुआ माँ को? तुम माँ को ऐसे क्यों लेकर आए हो? उनकी बातें सुनकर अंदर से राजेश और चंद्रिका बाहर निकले। कीर्ति, क्या ये तुम्हारी माँ है? इन्हें हुआ क्या है? समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर, तभी तो आपके पास लेकर आए हैं। सुना कि माँ खेती में काम करते करते अचानक से चकरा कर गिर गई। आप हमारी माँ को बचा लीजिए। हाँ, हमारा यही तो काम है। फिर डॉक्टर राजेश ने बहुत देर तक सरोजा की जांच पड़ताल की। वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दरअसल तुम्हारी माँ को लू लग गई है और इतनी तेज लू लगी है कि जब तक वो ठीक न हो जाए, उन्हें अगर हल्की सी गर्म हवा भी लग गई तो उन्हें उल्टियाँ हो सकती है, सर चकरा सकता है और वो इस तरह बेहोश हो सकती है। अभी तो हम उन्हें आराम करने देते हैं, शाम तक तुम उन्हें अपने घर ले जा सकते हो। वैसे तुम्हारा घर ठीक तो है ना? मेरा मतलब कहीं से धूप तो नहीं आती ना? घर में ठंडक तो होगी ना? डॉक्टर ने जैसे ही ये पूछा, कीर्ति और बालू उदास होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तुम दोनों के चेहरे से समझ में आ रहा है कि तुम्हारे घर पर सुविधा नहीं होगी। चंद्रिका, आज तुम अपने बेटे का ख्याल खुद रखना, मैं सर्वे पर जाकर आता हूँ। और कीर्ति, तुम अपने भाई के साथ जाकर घर ठीक कर लेना। इतना कहकर डॉक्टर राजेश चले गए। कीर्ति और बालू अपने घर की मरम्मत करने की सोच अपने घर के लिए निकले, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने तो कहा है कि घर को ठंडा रखना है, पर इतनी तपती गर्मी है कि हम तो खड़े खड़े ही भूने जाएंगे। अब हम माँ को गर्मी से कैसे बचा पाएंगे? यूं वे दोनों खड़े बात कर रहे थे कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू कर चला गया। दीदी, तुमने गौर किया? अभी ठंडी हवा का झोंका लगा ना? हाँ भाई, यहीं पास में खेती है ना, तो ठंडी लहर आती है। ओह अच्छा, तुम मुझे कुछ सूझ रहा है दीदी। क्यों ना हम ढेर सारी हरी घास ले जाए और घर में बिछा दे, घर ठंडा हो जाएगा ना? और जैसे उन दोनों ने सोचा,
उन्होंने ढेर सारी हरी घास काटी और अपने घर की छत पर उसे पूरी तरह से फैला दिया। फिर वे तुरंत डॉक्टर के घर गए और अपनी माँ को लेकर घर वापस आए। हरी घास की वजह से घर में जो ठंडक आ रही थी उसे महसूस कर सरोजा ने बच्चों से कहा, अरे बच्चों, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया है? घर में इतनी ठंडक कैसे आई? ये बालू और कीर्ति का बम्पर मैजिक है माँ। फिर कीर्ति और बालू अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखने लगे। यूं ही जैसे ही कुछ दिन बीते, घास सूखने लगी। कीर्ति और बालू फिर से हरी घास लेकर आते और अपनी घर की छत पर उसे फैला देते। समय समय पर हरी घास डालने की वजह से उनका घर इतना ठंडा रहता जैसे घर में एसी चल रहा हो। सरोजा की सेहत भी बहुत जल्दी से ठीक हो गई। बालू और कीर्ति की सोच और समझदारी को देख माँ को मन ही मन बहुत खुशी होती थी। ये देख कई गांव वाले बालू और कीर्ति को घास बिछाने का काम देने लगे। इस काम के बदले कीर्ति और बालू को पैसे भी मिलते थे। इस तरह अपनी सूझबूझ के चलते कीर्ति और बालू घर के लिए पैसे कमाने लगे। एक गांव में कीर्ति और बालू नाम के गरीब भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि दोनों कोई काम कर अपना गुजारा करेंगे। बालू, अब तक तो हमने माँ बाबूजी के रखे हुए पैसे और सोने से अपना गुजारा कर लिया, पर अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये घर। अगर हम ऐसे ही बिना कोई काम किए खाते पीते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें घर भी बेचना पड़े। इसीलिए अगर हमें इस घर को बचाना है तो हम दोनों को अपना गुजारा करने के लिए काम ढूंढना ही पड़ेगा। दीदी, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये कि ऐसी परिस्थिति आएगी ये मैं पहले से जानता था, इसलिए मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि कोई काम करना होगा। और मैंने कईयों के पास जाकर हाथ पैर जोड़कर उनसे काम मांगा, पर किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया दीदी। किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई दीदी। बालू, दरअसल मैंने भी तुझे बिना बताए कईयों से काम पूछा, पर किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। अब और किसी से काम मांगने में कोई फायदा नहीं, हमें खुद का ही कोई काम शुरू करना होगा। कीर्ति ने भी सच बता दिया। फिर थोड़ी देर बाद बालू खाना ढूंढने के लिए रसोई में गया तो उसे एक पुरानी सी इस्त्री दिखाई दी। उस इस्त्री को उठाकर बालू बाहर अपनी दीदी के सामने ले आया। दीदी, लगता है माँ बाबूजी इसी इस्त्री का इस्तेमाल करते थे, तभी तो ये अपने घर में है। हम भी इसी से काम शुरू करेंगे दीदी। जब बालू ने यह सुझाव दिया, कीर्ति को भी वो सही लगा। अगले ही दिन उन दोनों ने इस्त्री का एक ठेला लगाया। वे दोनों शाम तक राह देखते रहे, पर एक भी आदमी उनके ठेले पर नहीं आया। शाम के समय रंजित नाम का एक आदमी उनके ठेले के बगल में ही अपना ठेला लगाकर खड़ा था। वो अपने ठेले पर रोटियां बनाता था। अंकल, हम तो सवेरे से यहीं खड़े हैं, पर यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आया, और आप अभी अभी आए हो, तो क्या आपके पास ग्राहक आएंगे? यहाँ पर मेहनत करना बेकार है अंकल। यूं बालू ने कहा, पर रंजित ने उसे अनसुना किया और अपना काम किए जा रहा था। यूं थोड़ी देर में एक एक कर कई लोग उस रंजित के ठेले पर आए और रोटियां लेकर जाने लगे। देखते देखते ही रंजित का लाया हुआ सारा आटा खत्म हो गया। फिर रंजित ने अपना ठेला समेटा और घर जाने की तैयारी करने लगा। अरे अंकल, हम तो सवेरे से यहाँ खड़े थे, पर एक भी ग्राहक हमारे पास कपड़े इस्त्री करवाने नहीं आया, और आप हो कि अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए कि एक के बाद एक ग्राहकों की आपके यहाँ पर भीड़ जम गई। इन सब के पीछे क्या मैजिक है? सबसे पहले अनजान लोगों से इतनी सारी बातें नहीं करनी चाहिए। अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। एक और खास बात यह है कि आपके किए हुए काम में कोई विशेषता जरूर होनी चाहिए। लोगों की बस्ती कितनी दूर है यहाँ से, और तुम दोनों ने अपना ठेला यहाँ लगाया है। ठेला कब लगाया ये जरूरी नहीं है, पर लोग अपने काम निपटाकर जब घर जा रहे होते हैं, मैंने अपना ठेला उसी समय लगाया, इसीलिए सभी घर जाते जाते मुझसे रोटियां लेकर जाते हैं। कीर्ति और बालू ने घर जाकर भी बहुत देर तक सोचा। फिर अगले ही दिन कीर्ति और बालू रंजित के घर उससे मिलने गए। चाचा जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। दरअसल हमारे पास एक इस्त्री है, हम उस इस्त्री पर छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे। उसे हम स्पेशल छोटी रोटी का नाम देकर बेचेंगे।
तब ये स्पेशल छोटी रोटी सबको आकर्षित करेगी। सभी ये सोच कर आएंगे कि ये कुछ अलग है। अगर हम सभी साथ मिलकर काम करेंगे तो तीनों का भला होगा। तुम दोनों बिना माँ बाप के बच्चे हो। तुम दोनों ने मुझसे कुछ कहा, भला मैं उसे कैसे नहीं मानूं? और वैसे भी तुम्हारी बातों से घमंड या अहंकार दिखाई नहीं देता, बल्कि भोलापन और सच्चाई दिखती है। तुम दोनों जो कर सकते हो वो जरूर करो। रंजित के ये कहने पर अगले ही दिन कीर्ति और बालू अपने घर से इस्त्री लेकर रंजित के ठेले के पास ही अपना ठेला लगाया। उस इस्त्री पर उन्होंने छोटी छोटी रोटियां बनाई। लोगों को उस ओर आते हुए जैसे ही बालू ने देखा, आओ गाँव वालों आओ, आपके लिए गर्मा गर्म स्पेशल नई चीज बन रही है, स्पेशल छोटी चपाती। बालू ने जैसे ही ये प्रचार किया, लोगों को लगने लगा ये सच में कोई अनोखी रोटी होगी। लोग एक एक कर कीर्ति के ठेले के सामने भीड़ लगाने लगे। कीर्ति और बालू ने अपनी गति बढ़ाई और उस इस्त्री पर बहुत सारी छोटी रोटियां बनाने लगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। चपाती की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। रंजित ने सोचा कि उस काम में कुछ और लोगों को रखना होगा। रंजित चाचा, काम पर जब आप किसी को रखो तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि वो जरूर हमारी तरह बेसहारा, बेघर, बिना माता पिता के भूख के लिए तरस रहे लोग हों, क्योंकि हम जानते हैं भूख की क्या कीमत होती है और ऐसे ही मजबूर लोग मेहनत के महत्व को भी अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए ऐसे जरूरतमंद लोगों को ही काम पर रखना। फिर कुछ ऐसे ही जरूरतमंद लोगों को उन्होंने काम पर रखा। अपनी कमाई में से उन्हें जितने की जरूरत होती उतना अपने पास रखते और बाकी पैसे उन बच्चों के लिए खर्च करते जो बिना माँ बाप के बेसहारा तकलीफों में जी रहे थे। इसी वजह से बालू और कीर्ति का नाम पूरे गांव में स्पेशल छोटा चपाती वालों के नाम से ही नहीं, बल्कि नेक काम करने वाले बच्चों के नाम से भी जाने जाने लगे।